नमस्कार सभी साथियों को, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। सभी साथियों का उत्कर्ष ऐप की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों अपन चर्चा कर रहे हैं राजस्थान राज्य के इतिहास विषय के ऊपर, और राजस्थान राज्य के इतिहास विषय के अंतर्गत दोस्तों मारवाड़ के राठौड़ राजवंश के ऊपर अपन चर्चा कर रहे हैं। और राठौड़ राजवंश के जिस शासक के ऊपर अपन चर्चा कर रहे हैं मित्रों, उस शासक का नाम है अजीत सिंह। और अजीत सिंह के बारे में अपनी चर्चा चल रही थी और इसी परिचर्चा को आज दोस्तों आगे बढ़ाते हैं। अजीत सिंह जी का जो शासन काल है दोस्तों, अजीत सिंह का शासन काल 1679 ईस्वी से लगा करके 1724 ईस्वी तक जोधपुर पर जिस शासक ने शासन किया है, उस शासक का नाम कौन सा सिंह है? अजीत सिंह है दोस्तों। और अजीत सिंह के शासक बनने से लगा करके राजगद्दी से कितनी बार हटे, कितनी बार वापस बैठे, वो सारा घटनाक्रम दोस्तों अपन ने देखा था। मैंने बताया कि अजीत सिंह जी के पिता का नाम जसवंत सिंह प्रथम था। जसवंत सिंह प्रथम का जो निधन है 1678 ईस्वी में जमरूद अफगानिस्तान में होता है। और जिस समय जमरूद अफगानिस्तान में जसवंत सिंह प्रथम का निधन होता है, उस समय जसवंत सिंह प्रथम की कोई जीवित संतान नहीं थी। और जसवंत सिंह प्रथम की कोई जीवित संतान नहीं होने का फायदा मुगल बादशाह औरंगजेब उठाता है। और औरंगजेब मित्रों जोधपुर राज्य को खालसा घोषित कर देता है। जोधपुर राज्य कुल कितनी बार खालसा घोषित हुआ है? जोधपुर राज्य कुल 2 बार खालसा घोषित हुआ है। पहली बार जोधपुर को जो खालसा घोषित किया गया था 1581 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर के द्वारा इस जोधपुर को खालसा घोषित किया जाता है। 1581 में जब मारवाड़ के प्रताप कहे जाने वाले राव चंद्रसेन राठौड़ की मृत्यु होती है, तो राव चंद्रसेन राठौड़ की मृत्यु के पश्चात 1581 ईस्वी से लगा करके 1583 ईस्वी तक जोधपुर खालसा घोषित हुआ था। खालसा का अर्थ होता है उस समय उस राज्य में किसी भी राजा के द्वारा कोई भी शासन कार्य नहीं चलाना, उस राज्य का राज कार्य दिल्ली से संचालित होना। तो पहली बार तो 1581 से 1583 तक जोधपुर खालसा घोषित हुआ। उसके बाद जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु के पश्चात 1679 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा जोधपुर को दोबारा खालसा घोषित किया जाता है। फिर मैंने बताया जोधपुर का जसवंत सिंह जो है उसकी 2 रानियां, एक रानी का नाम नरूका रानी, दूसरी का नाम जस कंवरी, दोनों वापस जमरूद अफगानिस्तान से भारत लौट रही थी। लौटते समय रास्ते में लाहौर पाकिस्तान नामक स्थान पर जस कंवरी ने अजीत सिंह को जन्म दिया, जबकि नरूका रानी ने दल खंबन को जन्म दिया। दल खंबन थोड़े से समय पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अजीत सिंह को लालन पालन के बहाने अजीत सिंह को औरंगजेब के सैनिक यहां से दिल्ली ले जाते हैं, और दिल्ली ले जाकर के रूप सिंह की हवेली नामक स्थान पर इनको दोस्तों कैद कर दिया जाता है। एवं अजीत सिंह को जब जोधपुर के सरदार शासक बनाने की मांग करते हैं, तो औरंगजेब शर्त रखता है कि अजीत सिंह को जोधपुर का शासक तभी बनाया जाएगा जब अजीत सिंह इस्लाम स्वीकार कर लेगा। इस बात से मित्रों दुर्गादास राठौड़ खपा होता है, और दुर्गादास राठौड़ जैसे तैसे करके इस अजीत सिंह को औरंगजेब के चुंगल से मुक्त करवाना चाहता है। अजीत सिंह को चुंगल से मुक्त करवाने के लिए मित्रों मैंने 5 नाम आपको बताए। अजीत सिंह को मुक्त करवाने के लिए वीर दुर्गादास राठौड़, मोहकम सिंह, मुकुंदास खिच्ची, गोराधाय एवं बाघेली नामक महिला, ये 5 व्यक्ति कालबेलिया के वेश में मंडोर सुपरफास्ट से जोधपुर से दिल्ली पहुंचते हैं। वहां कालबेलिया मेहतरन के वेश में मित्रों उस रूप सिंह की हवेली के पहले
पहरेदारों को मनमोहक करके उनका ध्यान भटका करके चुपके से अजीत सिंह को चुरा लेते हैं और अजीत सिंह को चुरा करके वहां से सुरक्षित कालिंद्री गांव सिरोई में जयदेव ब्राह्मण नामक व्यक्ति के घर पर लालन पालन के लिए बेच दिया जाता है। और उसके बाद अपन ने देखा औरंगजेब अजीत सिंह को पाने की हर संभव कोशिश कर रहा है और अंत में गोराधाई ने अपना छोटा बच्चा औरंगजेब को दे दिया था और उस बच्चे का नाम औरंगजेब ने मोहम्मदी राज रखा था। उसके बाद अपन ने देखा जब तक औरंगजेब की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक जोधपुर का शासक अजीत सिंह नहीं बन जाता। और औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? 20 फरवरी 1707 ईस्वी को औरंगजेब की मृत्यु जैसे ही होती है, जोधपुर का कार्यभार जो औरंगजेब ने सौंप रखा था जफर अली को, उस जफर अली को अजीत सिंह पराजित करता है और 19 मार्च 1707 ईस्वी को अजीत सिंह जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में प्रवेश करके जोधपुर का वास्तविक शासक कौन सी तिथि को बनता है? 19 मार्च 1707 ईस्वी को अजीत सिंह जो है जोधपुर का वास्तविक शासक बनता है। लेकिन दोस्तों 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के समय औरंगजेब के पुत्र आजम और मुआजम जो है उनमें उत्तराधिकार को लेकर के संघर्ष होता है और उत्तराधिकार को लेकर के 1707 ईस्वी में जज्जौ का युद्ध होता है। जज्जौ स्थान आगरा के निकट उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इस जज्जौ का युद्ध जो हुआ है, एक तरफ आजम है, दूसरी तरफ मुआजम है। आजम के पक्ष में लड़ने के लिए जयपुर का शासक सवाई जयसिंह और जोधपुर का शासक अजीत सिंह जाते हैं, जबकि मुआजम के समर्थन में लड़ने के लिए मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय जाते हैं। जज्जौ के युद्ध में मित्रों मुआजम विजय होता है और मुआजम विजय होने के पश्चात मुगल बादशाह बहादुर शाह के नाम से बनता है। जैसे ही मुआजम बहादुर शाह नाम से मुगल बादशाह बनता है, जयपुर एवं जोधपुर से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए अजीत सिंह एवं सवाई जयसिंह को राजगद्दी से पदच्युत कर देता है, राजगद्दी से हटा देता है। और मित्रों अभी अभी तो शासक बना है अजीत सिंह और तुरंत ही बहादुर शाह इसे हटा देता है। हटा करके मित्रों जयपुर का कार्यभार बहादुर शाह के द्वारा सवाई जयसिंह के छोटे भाई विजय सिंह को सौंप दिया जाता है, जबकि जोधपुर का जो कार्यभार है वो जोधपुर का कार्यभार परवेज को सौंपा जाता है। मित्रों इसके बाद मैंने बताया मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह, जोधपुर के शासक अजीत सिंह, जयपुर के शासक सवाई जयसिंह, इनके बीच में देबारी समझौता होता है। उस देबारी समझौते के तहत अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्रा कंवर का विवाह जयपुर के शासक सवाई जयसिंह के साथ इस शर्त पर होता है कि चंद्रा कंवर की कोख से उत्पन्न होने वाला पुत्र ही आगे जाकर के जयपुर का उत्तराधिकारी बनेगा। और इस समझौते के तहत अमर सिंह द्वितीय दोनों को वापस राजगद्दी पर बिठाने का प्रयास करेगा, लेकिन अमर सिंह द्वितीय को इस राजगद्दी पर दोनों को बिठाने में कोई सफलता नहीं मिलती। और जब सफलता नहीं मिलती तो अजीत सिंह द्वितीय जो है मित्रों, अजीत सिंह द्वितीय दुर्गादास राठौड़, मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय एवं जयपुर के सवाई जयसिंह की सेना के सहयोग से इस परवेज को 4 जुलाई 1708 को जोधपुर से भगा करके दोबारा से जोधपुर का राजा कौन सा सिंह बनता है? अजीत सिंह बनता है। यहां तक का घटनाक्रम दोस्तों अपन ने देखा था कि 4 जुलाई 1708 ईस्वी को जोधपुर का वास्तविक राजा दोबारा से कौन सा सिंह बन जाता है? अजीत सिंह बन जाता है। अब अजीत सिंह राजा बनने के पश्चात क्या क्या करेगा और शासक बनने के पश्चात कौन कौन से इसके निर्माण कार्य होंगे, कौन कौन सी इसके काल की प्रमुख घटनाएं होंगी, उन सभी घटनाओं के ऊपर अपन बिंदुवत अध्ययन करते हैं दोस्तों। 4 जुलाई 1708 ईस्वी को अजीत सिंह दोबारा शासक बना, यहां तक कि पूरी कहानी सभी विद्यार्थियों के दिमाग में सेव होनी चाहिए। अब देखिए 4 जुलाई 1708 ईस्वी को जैसे ही शासक बनता है
तो बताओ अजीत सिंह के समकालीन मुगल बादशाह कौन है? अजीत सिंह के समकालीन 1708 ईस्वी में मुगल बादशाह बनेगा बहादुर शाह। और मित्रों, बहादुर शाह की मृत्यु होगी 1712 ईस्वी में। और जैसे ही बहादुर शाह की मृत्यु होगी, दिल्ली का जो अगला मुगल बादशाह आएगा, उस मुगल बादशाह का नाम कौन सा सियार होगा? फारूक सियार। 1712 ईस्वी तक तो बहादुर शाह है, और 1712 ईस्वी के पश्चात मुगल बादशाह कौन बन जाएगा? फारूक सियार बन जाएगा। दोस्तों, अजीत सिंह किसके सहयोग से शासक बन रहा है? अजीत सिंह दोस्तों शासक बन रहा है दुर्गादास राठौड़ के सहयोग से। क्योंकि दुर्गादास राठौड़ नहीं होता तो अजीत सिंह आज रूप सिंह की हवेली में बैठा होता, लेकिन इस दुर्गादास राठौड़ के कारण ही मित्रों अजीत सिंह जो है वो शासक बन पाता है। लेकिन दुर्गादास राठौड़ को दोस्तों कुदरत को क्या मंजूर था? इस अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ को जोधपुर छोड़ने का आदेश दे दिया। और अजीत सिंह जो है, अजीत सिंह दुर्गादास राठौड़ को जोधपुर छोड़ने का आदेश देते हैं। और जैसे ही दुर्गादास राठौड़ को जोधपुर छोड़ने का आदेश मिलता है, ये दुर्गादास राठौड़ जोधपुर छोड़ के मेवाड़ चले जाते हैं। और मेवाड़ में उस समय तत्कालीन जो शासक थे उनका नाम कौन सा सिंह था? अमर सिंह द्वितीय। मित्रों देखिएगा, दुर्गादास राठौड़ को अजीत सिंह जोधपुर छोड़ने का आदेश क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ऐसा कहते हैं कि दुर्गादास राठौड़ ने जितने भी कार्य किए, उन कार्यों की पूरे जोधपुर राज्य में प्रशंसा हो रही थी। जोधपुर राज्य के अधिकांश सरदार अजीत सिंह से भी ज्यादा मान सम्मान इस दुर्गादास राठौड़ का करते थे। दुर्गादास राठौड़ एक जोधपुर के सरदारों के लिए आदर्श बन चुके थे। दुर्गादास राठौड़ के बढ़ते हुए मान सम्मान, बढ़ते हुए प्रभाव के कारण अजीत सिंह को उसके मित्रों ने, अजीत सिंह के करीबियों ने अजीत सिंह के कानों को भरा। बोला, अजीत सिंह क्या ये दुर्गादास है? तुम्हारी तो इतनी इज्जत ही नहीं है। दुर्गादास जहां भी जाते हैं उनका भव्य और दिव्य स्वागत होता है। यानी दुर्गादास के बढ़ते हुए मान सम्मान, बढ़ते हुए प्रभाव से अजीत सिंह के करीबी मित्र जो थे वो बड़े दुखद थे, वो बड़े उदास थे, और वो हर हाल में दुर्गादास राठौड़ को जोधपुर से निकालना चाहते थे। और अपने विश्वसनीय लोगों के कहने पर अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए अजीत सिंह ने इस दुर्गादास राठौड़ को मित्रों जोधपुर से निष्कासित कर दिया। इसी कारण तो इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इस अजीत सिंह को कान का कच्चा शासक कहा है। इतिहासकार G.H. ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इतिहास में कान का कच्चा शासक किसे कहा है? अजीत सिंह को कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि अपने मित्रों की बातों को सुनकर के वीर दुर्गादास राठौड़ जैसे व्यक्ति को जोधपुर छोड़ने का आदेश दे देते हैं। और कर्नल टोड ने अजीत सिंह के शासन काल पर यह एक अमिट कलंक कहा है। कर्नल टोड ने इस अजीत सिंह के बारे में लिखा है कि अजीत सिंह के काल में और कोई भी आक्षेप नहीं है, कोई भी अप्रिय घटना नहीं है, लेकिन अजीत सिंह के माथे पर अमिट कलंक है कि उसने दुर्गादास राठौड़ को जोधपुर छोड़ने का आदेश दिया। मित्रों, केवल यही कारण था कि दुर्गादास राठौड़ को जोधपुर छोड़ने का आदेश बढ़ते हुए मान सम्मान के कारण दे दिया। और दुर्गादास राठौड़ जो है मित्रों अमर सिंह द्वितीय है। इस अमर सिंह द्वितीय की शरण में चला जाता है, जहां अमर सिंह द्वितीय दुर्गादास राठौड़ का राम मान सम्मान करते हुए मेवाड़ में इसे एक तो विजयपुर की जागीर देता है और रामपुरा का हाकिम नियुक्त कर देता है। विजयपुरा की जागीर देता है और रामपुरा का क्या नियुक्त कर देता है? हाकिम नियुक्त कर देता है। लेकिन यहां पर दुर्गादास राठौड़ ज्यादा दिन तक रहता नहीं है। दुर्गादास राठौड़ अपना अंतिम समय बिताने के लिए महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन, और उज्जैन कहां पर पड़ता है? MP में चला जाता है। देखिएगा दोस्तों, दुर्गादास राठौड़ को जिस दुर्गादास राठौड़ ने इन
मुगलों से 30 साल तक के 1678 से लगा करके 1707 ईस्वी तक जब तक औरंगजेब मर नहीं जाता तब तक इन मुगलों के प्रत्येक अत्याचार को सहा, मुगलों का प्रतिदिन ये कष्ट सहता रहा, लेकिन अजीत सिंह पर आंच तक नहीं आने दी, अजीत सिंह पर खरोंच तक नहीं आने दिया। और आज वही अजीत सिंह अपने मित्रों के कहने पर इस अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ को जोधपुर छोड़ने तक का आदेश दे दिया। देखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा समय बीतता है। इस अजीत सिंह की एक पुत्री थी, इस अजीत सिंह की एक पुत्री का नाम था इंदिरा कंवर, और अजीत सिंह जो है अपनी पुत्री इंदिरा कंवर का विवाह मुगल बादशाह फारूक सिहार के साथ करना चाहता है। और अजीत सिंह अपनी पुत्री इंदिरा कंवर का विवाह मुगल बादशाह फारूक सिहार के साथ करना चाहता है। इस बात की सूचना जब दुर्गादास राठौड़ को लगती है तो दुर्गादास राठौड़ का खून खोलने लगता है। दुर्गादास राठौड़ मारवाड़ छोड़ने का आदेश होने के बावजूद भी वापस जोधपुर आता है और इस अजीत सिंह को समझाता है कि अजीत ऐसी गलती मत कर, इस जोधपुर की माटी पर कलंक मत लगा। आज तक जिन मुगलों ने 30 साल तक इस जोधपुर साम्राज्य का खून पिया है, आज तो उन्हीं मुगलों के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर रहा है। जोधपुर की जनता तुझे माफ नहीं करेगी, जोधपुर की मातृभूमि तुझे माफ नहीं करेगी। अजीत सिंह ऐसा मत कर, इन मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित मत कर। अजीत सिंह को दुर्गादास राठौड़ मित्रों बड़े गुस्से में समझाता है, लेकिन अजीत सिंह को यह बात समझ में नहीं आती। और अजीत सिंह 1715 ईस्वी में, अजीत सिंह 1715 ईस्वी में इंदिरा कंवर का विवाह फारूक सिहार के साथ कर देता है। इस विवाह को बताओ कौन सा विवाह कहते हैं? अंतिम राजपूत मुगल विवाह कहते हैं। बताइएगा, अंतिम राजपूत मुगल विवाह किस किस के बीच हुआ था? अंतिम राजपूत मुगल विवाह इंदिरा कंवर जोधपुर के शासक अजीत सिंह की पुत्री एवं मुगल शासक फारूक सिहार के साथ हुआ था। जबकि प्रथम राजपूत मुगल विवाह किस किस के बीच हुआ था? प्रथम राजपूत मुगल विवाह जयपुर यानी आमेर के शासक भारमल की पुत्री हरकूबाई का विवाह अकबर के साथ जो हुआ था 1562 ईस्वी में, उसे तो प्रथम राजपूत मुगल विवाह 1562 में, और अंतिम राजपूत मुगल विवाह 1715 ईस्वी में। अजीत सिंह की पुत्री इंदिरा कंवर का विवाह मुगल शासक किसके साथ हो रहा है? फारूक सियार के साथ। दुर्गादास राठौड़ ने हर संभव प्रयत्न किया इस अजीत सिंह को मनाने का। बोला, अजीत सिंह, जोधपुर की माटी के ऊपर अमिट कलंक लग जाएगा अगर तू इंदिरा कंवर का विवाह मुगलों के साथ कर देगा। लेकिन अजीत सिंह नहीं मानता। दुर्गादास गुस्से में यहां से चला जाता है। मित्रों, वापस मेवाड़ जाता है और 22 नवंबर 1718 के दिन 22 नवंबर 1718 के दिन वीर दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु हो जाती है। दुर्गादास राठौड़ का मुख्य स्मारक जो बना हुआ है वो शिप्रा नदी के तट पर महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन एमपी में बना हुआ है। जबकि राजस्थान में अगर आपसे पूछा जाए कि दुर्गादास राठौड़ का स्मारक कहां पर है, तो राजस्थान में दुर्गादास राठौड़ का स्मारक मसूरिया पहाड़ी जोधपुर पर स्थित है। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि यह दुर्गादास राठौड़ कौन है जो इतना बड़ा व्यक्ति बन गया? मित्रों, यह दुर्गादास कोई दूसरा नहीं, जोधपुर के शासक जसवंत सिंह प्रथम का मंत्री था, जिसका नाम था आस्करण राठौड़। मित्रों, आस्करण राठौड़ के कुल 3 रानियां थी। सबसे छोटी हरिया रानी से प्राप्त पुत्र का नाम था दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ का जन्म 13 अगस्त 1638 ईस्वी को सालवा गांव जिला जोधपुर में होता है। लेकिन इस दुर्गादास की माता एवं आस्करण राठौड़ के बीच अनबन हो जाने के कारण ये आस्करण राठौड़ दुर्गादास और उसकी माता
माता को लूनवा गांव में, सालवा में जन्म हुआ, जबकि लूनवा गांव जोधपुर में छोड़ करके खुद मित्रों जसवंत सिंह प्रथम के दरबार में आ जाते हैं। दुर्गादास राठौड़ धीरे धीरे बड़ा होता है और अपनी स्वामी भक्ति के कारण अपनी एक स्वतंत्र पहचान बना लेता है। इसी दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का चाणक्य कहा जाता है। इसी दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहा जाता है। इसी दुर्गादास राठौड़ को कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों का यूलिसेज कहा है। और 22 नवंबर 1718 ईस्वी को वीर दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु होती है और दुर्गादास जी का मुख्य स्मारक है शिप्रा नदी, उज्जैन, एमपी में, जबकि राजस्थान में इनका जो अपने स्मारक बना हुआ है वो बताइए कहां पर बना हुआ है? मसूरिया पहाड़ी। और मसूरिया पहाड़ी कहां पर है? जोधपुर में। ये यहां तक की घटना दोस्तों एक बार अजीत सिंह के बारे में अपने को क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद मित्रों आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों लिख देते हैं 1708 ईस्वी में, 1708 ईस्वी में स्वतंत्र शासक बनने के पश्चात, स्वतंत्र शासक बनने के पश्चात अजीत सिंह ने अपने मित्रों के कहने पर, अपने मित्रों के कहने पर दुर्गादास राठौड़ को, दुर्गादास राठौड़ को जोधपुर छोड़ने का आदेश दिया। जोधपुर राज्य छोड़ने का आदेश दिया। अब देखिएगा, जब जोधपुर राज्य को छोड़ने का आदेश दे दिया तो दुर्गादास राठौड़ जो है कहां जाएगा? दुर्गादास राठौड़ मेवाड़ जाएगा। और इतिहासकार डॉक्टर जी.एच. ओझा ने इसी कारण इसे अजीत सिंह को कान का कच्चा कहा है। कान का क्या कहा है? कच्चा शासक। यहां पर अगला बिंदु लिख सकते हैं, डॉक्टर जी.एच. ओझा यानी गौरी शंकर हीराचंद ओझा के, डॉक्टर जी.एच. ओझा ने अजीत सिंह को कान का कच्चा शासक कहा। अजीत सिंह को कान का कच्चा, कान का कच्चा शासक का है, कान का कच्चा शासक का है। नेक्स्ट, दुर्गादास राठौड़, दुर्गादास राठौड़ मारवाड़ छोड़कर, मारवाड़ छोड़कर मेवाड़ जाते हैं, जाते हैं जहां अमर सिंह द्वितीय, जहां अमर सिंह द्वितीय, अमर सिंह द्वितीय इन्हें विजयपुर की जागीर, विजयपुर पड़ता मित्रों भीलवाड़ा में, विजयपुर की जागीर एवं रामपुरा का हाकिम नियुक्त करता है, एवं रामपुरा का हाकिम नियुक्त करता, हाकिम नियुक्त करता है। यहां तक लिखिएगा, फिर आगे चलते। दोस्तों यहां पर देखिएगा,
अमर सिंह द्वितीय नहीं है, यहां पर बताओ कौन आ जाएगा, संग्राम सिंह द्वितीय होगा। यहां पर दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखना, अमर सिंह द्वितीय नहीं है, यहां पर दोस्तों संग्राम सिंह द्वितीय है, क्योंकि अमर सिंह द्वितीय का शासनकाल तो कब से कब तक था दोस्तों, 1698 से 1710 तक था, और 1710 तक जो शासनकाल था, इसलिए अमर सिंह तो 1710 में चला गया। संग्राम सिंह द्वितीय का मेवाड़ में शासक जो शासनकाल था वो 1710 से लगा करके 1734 तक था। तो मित्रों यहां पर अमर सिंह द्वितीय के स्थान पर बताओ कौन सा स्थान करना है, संग्राम सिंह द्वितीय लिखना है। थोड़ा सा यहां पर देख लेना दोस्तों, करेक्शन कर लेना, क्योंकि अमर सिंह द्वितीय तो 1710 में चला गया था, 1710 से लगा के 1734 तक शासन किसने किया था, संग्राम सिंह ने। तो यहां पर जो शासक आएगा उसका नाम क्या हो जाएगा, संग्राम सिंह द्वितीय हो जाएगा दोस्तों, इसको करेक्शन करिएगा। हां तो दोस्तों अब दुर्गादास राठौड़ यहां चला जाता है संग्राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में, और संग्राम सिंह द्वितीय ने विजयपुर की जागीर क्या करता है, विजयपुर भीलवाड़ा में, और रामपुरा भी भीलवाड़ा में पड़ता है। मित्रों रामपुरा भी बताओ कहां पर पड़ता है, भीलवाड़ा में पड़ता है। तो दोस्तों अब देखना 1715 ईस्वी के अंदर अजीत सिंह जो है वो अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कर देगा, मुगल शासक फारूक सियार के साथ। अगला बिंदु लिखते हैं दोस्तों, 1715 ईस्वी में अजीत सिंह, 1715 ईस्वी में अजीत सिंह अपनी पुत्री इंदिरा कंवर का विवाह मुगल बादशाह फारूक सिहार के साथ करता है, फारूक सिहार के साथ करता है, जिसे अंतिम राजपूत मुगल विवाह कहते हैं, जिसे अंतिम राजपूत मुगल विवाह कहते हैं। यानी अब राजपूतों की कोई भी राजकुमारी जो है वो मित्रों मुगलों के साथ उसके वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होंगे। अंतिम राजकुमारी इंदिरा कंवर थी जिसका विवाह फारूक सियार के साथ। हालांकि मित्रों इसके बाद इस फारूक सियार को मारने में भी अजीत सिंह का ही हाथ था। फारूक सियार आगे जाकर के इस फारूक सिंह अपने जो है जमाई की हत्या भी इस अजीत सिंह ने करवाई थी, फारूक सियार की हत्या भी अजीत सिंह ने करवाई थी, और इस इंदिरा कंवर को वापस जोधपुर ला करके इसको वापस हिंदू धर्म में परिवर्तित कर दिया था, और इसका विवाह एक राजपूत युवक के साथ करवा दिया गया था। लेकिन प्रारंभिक समय में, उस समय जब फारूक सियार और अजीत सिंह के बीच में मित्रों तनातनी बढ़ गई थी, तो उस समय इस अजीत सिंह ने ही फारूक सियार को मरवाया था और अपनी पुत्री इंदिरा कंवर को दिल्ली से ला करके इस्लाम धर्म से वापस हिंदू धर्म में परिवर्तित करवाया, और हिंदू धर्म में परिवर्तित करवा करके इसका विवाह किसी राजपूत युवक के साथ कर दिया था। लेकिन एक बार तो विवाह किया था अजीत सिंह ने, और इस विवाह को अंतिम राजपूत मुगल विवाह कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम राजपूत मुगल विवाह कौन सा है, तो मित्रों प्रथम राजपूत मुगल विवाह
ये कब हुआ था? 1562 में। और अंतिम कब हुआ था? 1715 में। प्रथम राजपूत मुगल विवाह हरकूबाई और अकबर के बीच हुआ था। हरकूबाई और बताओ किसके बीच हुआ था? अकबर के बीच। ये हरकाबाई अथवा जो हरकूबाई है, इस हरकूबाई किसकी पुत्री है? आमेर शासक भारमल की पुत्री। आमेर शासक भारमल की पुत्री। आमेर शासक भारमल की पुत्री। यहां तक लिखिएगा साथियों। तो ये हो गया मित्रों अपना प्रथम राजपूत मुगल विवाह और अंतिम राजपूत मुगल विवाह। और अब दोस्तों अजीत सिंह जो है, इस अजीत सिंह के काल में और क्या क्या घटनाएं घटित होती है? अजीत सिंह के काल में और कोई ज्यादा घटनाएं घटित होती नहीं है। यहां पर अगला बिंदु लिखना है अजीत सिंह के स्थापत्य कार्य। अजीत सिंह के स्थापत्य कार्य। अजीत सिंह के अजीत सिंह की स्थापत्य कला, यानी अजीत सिंह क्या क्या बनवाता है, क्या क्या नहीं बनवाता है। दोस्तों दो तीन छोटे छोटे कार्य है, वो अपने को पता होना चाहिए। और अजीत सिंह के काल में कोई ज्यादा बड़ी ऐतिहासिक घटना होती नहीं है। अजीत सिंह के काल की प्रमुख स्थापत्य कलाएं कौन कौन सी है? दोस्तों एक तो ध्यान रखना, नंबर 1 पर जोधपुर मेहरानगढ़ दुर्ग में, नंबर 1 पर मेहरानगढ़ दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में फतेह महल का निर्माण, फतेह महल का निर्माण। नंबर 2 दौलत खाना महल, दौलत खाना महल का निर्माण, दौलत खाना महल का निर्माण। नेक्स्ट ख्वाबगाह महल का निर्माण, ख्वाबगाह महल का निर्माण, ख्वाबगाह महल का निर्माण। नेक्स्ट मुरली मनोहर, मुरली मनोहर, मुरली मनोहर की चांदी की प्रतिमा, चांदी की प्रतिमा मेहरानगढ़ में स्थापित। नेक्स्ट अजीत सिंह के काल में, अजीत सिंह के काल में जगजीवन भट्ट ने, जगजीवन भट्ट ने अजितोदय ग्रंथ की रचना, अजितोदय ग्रंथ की रचना। यहां तक उतारिएगा दोस्तों। यह है दोस्तों अपने अजीत सिंह की प्रमुख स्थापत्य कला का कार्य।
अजीत सिंह के काल के पहले अपने शासक बनने से लगा करके राजगद्दी से हटने और वापस बैठने की प्रक्रिया को देखा। उसके बाद अपने अजीत सिंह की स्थापत्य कला में देखे कि मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित फतेहपोल, शिव पार्वती, मुरली मनोहर, हिंगलाज माता इत्यादि की चांदी की मूर्तियां मेहरानगढ़ में लगवाई। इसके अलावा मित्रों ख्वाबगाह महल, दौलत खाना महल, इन सभी का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था? अजीत सिंह के द्वारा करवाया गया था दोस्तों। अब देखिएगा अजीत सिंह की मृत्यु कैसे होती है। और अजीत सिंह के काल में ये अजीत सिंह जी जो है इनके दो प्रमुख पुत्र थे मित्रों। अजीत सिंह का जो बड़ा पुत्र जो था, इस बड़े पुत्र का नाम था बकत सिंह, और अजीत सिंह का जो छोटा पुत्र था, इस छोटे पुत्र का नाम बताओ दोस्तों कौन सा सिंह था? अबे सिंह था। और मित्रों अजीत सिंह और अजीत सिंह के दो पुत्र हैं। बड़े पुत्र का नाम बकत सिंह और छोटे पुत्र का नाम कौन सा सिंह है? अबे सिंह है। मित्रों किसी पासवान को लेकर के बकत सिंह और अजीत सिंह के बीच विवाद था। यानी उसी जो सुंगी पासवान थी, उस सुंगी पासवान से ही अजीत सिंह प्रेम करते थे, उसी से ही बकत सिंह प्रेम करते थे। और दोनों के बीच इस पासवान को लेकर भी झगड़ा था, और अजीत सिंह अपना उत्तराधिकारी भी अबे सिंह को बनाना चाहता था, इस बात का भी झगड़ा था। यानी बकत सिंह और अजीत सिंह में कई बातों को लेकर के मन मुटाव, जिसमें से दो प्रमुख बातें, एक तो उत्तराधिकार को लेकर और दूसरा सुंगी पासवान को लेकर के। मित्रों इस बात से अब बकत सिंह जो है अजीत सिंह से नाराज था। और मित्रों 1724 ईस्वी में 1724 ईस्वी के अंतर्गत मित्रों इस अजीत सिंह की हत्या इस अजीत सिंह के बड़े पुत्र किसके द्वारा कर दी जाती है? बकत सिंह के द्वारा कर दी जाती है। और जैसे ही अजीत सिंह की हत्या बकत सिंह के द्वारा की जाती है, तो बताओ बकत सिंह कौन सा हंता हो गया? बकत सिंह पितृ हंता हो गया। और राठौड़ों का दूसरा पितृ हंता कौन हो गया? बकत सिंह। अगर आपसे पूछे कि राठौड़ों का प्रथम पितृहंता, तो राठौड़ों का बताओ प्रथम पितृहंता कौन है? राठौड़ों का प्रथम पितृहंता, तो मित्रों राठौड़ों का जो प्रथम पितृहंता है उसका नाम हो जाएगा मालदेव राठौड़। और इस मालदेव राठौड़ ने दोस्तों आपको याद हो तो 1532 ईस्वी में अपने पिता गांगदेव राठौड़ की हत्या की थी। अपने मेहरानगढ़ दुर्ग की छत से धक्का देकर के गिराया था और गांगदेव की मृत्यु हुई थी। यानी राठौड़ों का पहला पितृहंता तो मालदेव है और दूसरा पितृहंता कौन सा सिंह है? बकत सिंह है। अब बकत सिंह ने 1724 ईस्वी में अजीत सिंह की हत्या कर दी है। अजीत सिंह की मृत्यु हो गई है, तो बताओ अजीत सिंह की मृत्यु के बाद राजा कौन बनेगा? बकत सिंह राजा नहीं बनेगा। बकत सिंह के सर पर कलंक लग जाने के कारण बकत सिंह तो यहां से जोधपुर छोड़कर के सीधा कहां चला जाता है? नागौर। और नागौर जाके आबहवा का महल, बादल महल, नागौर दुर्ग के अधिकांश महलों का निर्माण यही बकत सिंह करवाता है। और बकत सिंह अब नागौर में अपना कार्यभार संभालता है और जोधपुर का राजा बताओ कौन बन जाता है? अबे सिंह। अबे सिंह 1724 ईस्वी में शासक बनेगा और 1749 ईस्वी तक जोधपुर पर शासन कौन सा सिंह करेगा मित्रों? अबे सिंह करेगा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो सीधा लिख लेते हैं मित्रों, अजीत सिंह की हत्या, अजीत सिंह की हत्या, अजीत सिंह की हत्या 1724 ईस्वी में इनके पुत्र बकत सिंह द्वारा की गई। इनके पुत्र बकत सिंह द्वारा की गई। राठौड़ों में पितृहंता, राठौड़ों में पितृहंता पहला मालदेव राठौड़, कब? 1532 में। और दूसरा बकत सिंह कब? 1724 में।
नेक्स्ट बक्कत सिंह। बक्कत सिंह इस हत्याकांड के पश्चात नागौर गए। नेक्स्ट 1724 से 1749 ईस्वी तक जोधपुर शासक अभय सिंह बने। जोधपुर शासक बताओ कौन बने? अभय सिंह बने। यहां तक एक बार लिखिए, उसके बाद आगे चलते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब बताओ जोधपुर का राजा कौन सा सिंह बन जाएगा? अभय सिंह बन जाएगा। देखिए दोस्तों, अभय सिंह के शासनकाल को पढ़ने से पहले अपने को थोड़ा सा परिचय दुर्गादास राठौड़ के बारे में कर लेना चाहिए, क्योंकि बार बार दुर्गादास राठौड़ का नाम आ रहा है। तो मित्रों, अगला थोड़ा सा परिचय अपन किसके बारे में पढ़ लेते हैं? वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में। मित्रों, वीर दुर्गादास से राठौड़, वीर दुर्गादास राठौड़ जो है, इनके बारे में मित्रों अपने को ध्यान क्या रखना है? कौन है दुर्गादास राठौड़? किसका पुत्र है? आस्करण राठौड़ का पुत्र है। और आस्करण राठौड़ कौन है? जोधपुर का शासक जसवंत सिंह प्रथम का दरबारी मंत्री था। तो वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में दोस्तों ध्यान रखना। जन्म 13 अगस्त 1638 ईस्वी, सालवा गांव जोधपुर में। सालवा गांव, ये सालवा गांव JOD लिखा हुआ है, इसका अर्थ है जोधपुर। मित्रों, पिता का नाम क्या था? आस्करण राठौड़। पिता का नाम मित्रों बताओ क्या है? आस्करण राठौड़। और ये पिता जो है आस्करण राठौड़, ये बताओ कौन है? जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी मंत्री। जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी मंत्री, यानी जसवंत सिंह के दरबार में मंत्री थे। मित्रों, ये जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी मंत्री थे आस्करण। और दुर्गादास राठौड़ की जो माता है, उस माता से इनकी अनबन हो जाने के कारण ये माता का परित्याग करके, दुर्गादास राठौड़ की माता का परित्याग करके जोधपुर आ जाते हैं। और इसकी माता और अजीत सिंह को कौन से गांव में रखते हैं? लूनवा गांव में। तो अगर आपसे पूछे कि अजीत सिंह का लालन पालन कहां पर हुआ था, तो दोस्तों अजीत सिंह का जो लालन पालन है, ये लालन पालन ध्यान रखिएगा लूणवा गांव में। बताओ कौन से गांव में हुआ था? लूणवा गांव। और ये लूणवा गांव कौन से जिले में पड़ता है? जोधपुर जिले में पड़ता है। तो लूणवा गांव जोधपुर में इनका क्या होता है? लालन पालन होता है दोस्तों दुर्गादास राठौड़ का। मित्रों, दुर्गादास राठौड़ के बचपन का नाम क्या था? दोस्तों, दुर्गादास राठौड़ के बचपन का जो नाम था, वो मित्रों नाम था बिद्दा। बताओ बचपन का नाम क्या था? बिद्दा राठौड़। इसी दुर्गादास राठौड़ को बचपन में क्या कहा जाता था? बिद्दा राठौड़। और दुर्गादास राठौड़ अपनी स्वामी भक्ति के लिए, दुर्गादास राठौड़ अपनी स्वामी भक्ति हेतु प्रसिद्ध, स्वामी भक्ति एवं बलिदान एवं त्याग हेतु प्रसिद्ध। कैसे स्वामी भक्ति एवं त्याग हेतु प्रसिद्ध कैसे वे दुर्गादास जी? क्योंकि दुर्गादास चाहता तो मित्रों कब का जोधपुर पर अधिकार कर चुका होता। जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु के पश्चात उनका कोई जीवित संतान ही नहीं थी। अजीत सिंह वो तो छोटा सा बच्चा था। दुर्गादास राठौड़ चाहता तो जोधपुर की गद्दी हथिया लेता, लेकिन इसने मित्रों 30 साल तक मुगलों से संघर्ष किया था, लेकिन जोधपुर की गद्दी हथियाने की नीयत इसके मन में नहीं आई थी। इसने कहा कि अजीत सिंह को ही जोधपुर का राजा बनाऊंगा। अगर कोई दूसरा होता जिसके
के नियत में खोट होती तो वो चाहता तो जोधपुर का राजा बन सकता था, लेकिन अजीत सिंह ने ऐसा नहीं किया। इस कारण इतिहास में स्वामी भक्ति के लिए कौन विख्यात माने जाते हैं? अजीत सिंह। त्याग के लिए, क्योंकि 30 वर्ष तक सब कुछ इन्होंने छोड़ दिया, अपना पूरा जीवन, अपने जीवन की जवानी खपा कर दी अजीत सिंह को राजा बनाने में, लेकिन फिर भी अजीत सिंह जो है इस दुर्गादास को जोधपुर छोड़ने का आदेश दे देता है। यहां तक लिखिएगा। दोस्तों, अजीत सिंह का लालन पालन हुआ था कालिंद्री गांव सिरोई में। ध्यान रखिएगा, कुछ विद्यार्थी इसमें भी कंफ्यूज हो रहे हैं। अब उनके कंफ्यूजन का कोई इलाज नहीं है। अरे मित्रों, दुर्गादास राठौड़ का लालन पालन बताओ कहां पर हो रहा है? लूनवा गांव में। अजीत सिंह का लालन पालन कहां पर हुआ था? कालिंद्री गांव सिरोई में। और उसके लालन पालन के लिए, अजीत सिंह के लालन पालन के लिए अपन ने देखा था कि राज सिंह ने उसे केलवा की जागीर दी थी। अजीत सिंह का लालन पालन कालिंद्री गांव सिरोई में हो रहा है, दुर्गादास का लालन पालन लूनवा गांव में हो रहा है। तो यहां तक की बातें दोस्तों ध्यान रखना, यह है अपना दुर्गादास राठौड़। अरे दोस्तों, इसमें कंफ्यूजन क्यों हो रहे हैं? कुछ विद्यार्थी इसमें भी कह रहे हैं कल तो ये लिखवाया था। अरे कल कुछ नहीं लिखवाया था, कल अजीत सिंह का लालन पालन मैंने लिखवाया कि अजीत सिंह को दिल्ली से छुड़ा करके कालिंद्री गांव सिरोई में ले जाया गया, जहां जयदेव ब्राह्मण के घर पर उसका लालन पालन किया गया। और आज अपन किसका लालन पालन पढ़ रहे हैं? दुर्गादास राठौड़ का। अगर ऐसे कंफ्यूज हो गए तो परीक्षा में कैसे काम चलेगा? कैसे काम चलेगा दोस्तों? थोड़ा सा सोचने का विषय है। अभी तो आपके कंफ्यूजन में दूर कर दूंगा, लेकिन परीक्षा में आपके कंफ्यूजन कौन दूर करेगा? तो फिर से सुन लेना, अजीत सिंह का लालन पालन कालिंद्री गांव सिरोई में हुआ था, दुर्गादास का काम पर हुआ था लूनवा गांव जोधपुर में हुआ था। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखना दुर्गादास राठौड़ के बारे में। दुर्गादास राठौड़ को क्या कहा जाता है, फिर से देख लेते हैं। दुर्गादास राठौड़ का जन्म अपन ने देख लिया। ये जो दुर्गादास राठौड़ है दोस्तों, दुर्गादास राठौड़ को कहते हैं मारवाड़ का चाणक्य। बताओ, दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का क्या कहते हैं? चाणक्य कहते हैं। मारवाड़ का चाणक्य क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि अपनी कूटनीति से ही इसने जोधपुर को सुरक्षित रखा था। नहीं तो औरंगजेब कब का जोधपुर का इस्लामीकरण कर देता। औरंगजेब के खिलाफ अपनी कूटनीति से अजीत सिंह को आजाद करवाया, अपनी ही कूटनीति से अकबर द्वितीय को औरंगजेब के खिलाफ भड़का दिया। और भी ऐसे कई कार्य, हजारों उदाहरण है जहां पर दुर्गादास राठौड़ ने समझदारी का परिचय दिया था। इस कारण मारवाड़ का चाणक्य कहा जाता। दूसरा, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती, यानी जिसकी कोई कीमत ही ना आंकी जा सके। मारवाड़ का अणबिंदिया मोती। बताओ, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती किसको कहा जाता है? दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। दोस्तों, राठौड़ों का यूलिसेज, यानी जिस प्रकार यूलिसेज महान था, उसी प्रकार राठौड़ों का यूलिसेस भी बताओ किसको कहा जाता है? कर्नल अपने दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। और कर्नल टोड ने राठौड़ों का यूलिसेस किसको कहा है? दुर्गादास को। यानी ये उपाधि किसने दी है? कर्नल टोड ने। मित्रों, इस दुर्गादास राठौड़ जो है, इसको अजीत सिंह के लालन पालन के लिए तो कौन सी जागीर प्राप्त हुई थी? केलवा की जागीर। और वैसे अगर इसको देखा जाए तो दुर्गादास राठौड़ को अंत में जब ये जोधपुर छोड़ के गया, तब संग्राम सिंह द्वितीय ने कौन सी जागीर दी थी? विजयपुर की जागीर। और अगला बिंदु लिख सकते हैं मित्रों, 22 नवंबर 1718 ईस्वी को रामपुरा भीलवाड़ा में इनका निधन हुआ था। लेकिन स्मारक कहां पर बना हुआ है?
स्मारक इनका बना हुआ है शिप्रा नदी, उज्जैन एमपी में, रामपुरा भीलवाड़ा में निधन। लेकिन इनका जो स्मारक बना हुआ है वो स्मारक अभी अपन लिखेंगे। इनका दुर्गादास राठौड़ का जो स्मारक बना हुआ है वो स्मारक बना हुआ है मित्रों शिप्रा नदी के तट पर, उज्जैन मध्य प्रदेश में। एक बार यहां तक लिखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये है दुर्गादास राठौड़ की अपनी प्रमुख रूप से उपाधि। अब दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु कहां पर हुई थी? रामपुरा भीलवाड़ा में। लेकिन दुर्गादास राठौड़ का मुख्य स्मारक, अगर आपसे पूछा जाए कि दुर्गादास राठौड़ का मुख्य स्मारक कहां पर है, तो दुर्गादास राठौड़ का मुख्य स्मारक मित्रों घोड़े पर सवार प्रतिमा लगी हुई है और यह है शिप्रा नदी के तट पर, उज्जैन एमपी में। यहां पर लिख सकते हैं मुख्य स्मारक घोड़े पर सवार प्रतिमा, घोड़े पर सवार प्रतिमा, घोड़े पर सवार प्रतिमा, उज्जैन। उज्जैन बताओ कहां पर है? एमपी। और उज्जैन एमपी कौन सी नदी के तट पर स्थित है? शिप्रा नदी के तट पर स्थित, शिप्रा नदी के तट पर स्थित। लेकिन दोस्तों वो अगर आपसे पूछ ले कि दुर्गादास राठौड़ का क्या राजस्थान में भी कहीं पर स्मारक विस्मारक बना हुआ है क्या, तो जी हां दोस्तों बिल्कुल बना हुआ है। मसूरिया पहाड़ी का नाम आपने सुना होगा। जब जोधपुर आप आएंगे तो जोधपुर में आप मसूरिया पहाड़ी का नाम जरूर सुनेंगे। और मसूरिया पहाड़ी जो है, उस मसूरिया पहाड़ी के ऊपर वीर दुर्गादास राठौड़ का स्मारक बना हुआ है। उसी मसूरिया पहाड़ी के ऊपर लोक देवता रामदेव जी के गुरु बालीनाथ की गुफा भी बनी हुई है। तो राजस्थान में स्मारक पूछे तो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर हो जाएगा। अगला बिंदु लिखना है राजस्थान में दुर्गादास राठौड़ का स्मारक। राजस्थान में दुर्गादास राठौड़ का स्मारक, दुर्गादास राठौड़ का स्मारक बताओ कहां पर है? राजस्थान में दुर्गादास राठौड़ का स्मारक है मसूरिया पहाड़ी, मसूरिया पहाड़ी। और मसूरिया पहाड़ी बताओ कहां पर है? जोधपुर में। यहीं पर लिख सकते हैं इसी पहाड़ी पर, इसी पहाड़ी पर लोक देवता रामदेव जी के गुरु, लोक देवता रामदेव जी के गुरु बालीनाथ की गुफा स्थित है। बालीनाथ की, बालीनाथ की गुफा स्थित है। यहां तक उतारिएगा दोस्तों।
तो ये है दोस्तों अपना प्रमुख रूप से बताओ कौन सा शासक है, अजीत सिंह। और अजीत सिंह के साथ साथ कौन सा राठौड़, दुर्गादास है राठौड़। यहां तक का घटनाक्रम दोस्तों अपने को पता होना चाहिए और सबको अच्छे से याद होना चाहिए। अब दोस्तों दुर्गादास राठौड़ की भी मृत्यु हो जाती है 1718 में और 23 जून 1724 ईस्वी को, मित्रों ध्यान रखिएगा, 23 जून 1724 ईस्वी को अपने हत्या कर दी जाती है अजीत सिंह की। अजीत सिंह की हत्या उनके पुत्र बकत सिंह के द्वारा की जाती है, लेकिन बकत सिंह जोधपुर का राजा नहीं बनता और जोधपुर का अगला जो राजा बनता है उस शासक का नाम बताओ, अजीत सिंह का दूसरा पुत्र जिसका नाम कौन सा सिंह था, अबे सिंह था। मित्रों अजीत सिंह का दूसरा पुत्र जिसका नाम था अबे सिंह, और अबे सिंह का शासनकाल है 1724 से लगा करके 1749 ईस्वी तक। 1724 ईस्वी से लगा करके 1749 ईस्वी तक इनका शासनकाल है और ये अजीत सिंह जी के पुत्र है। अब 1724 ईस्वी में अबे सिंह जब जोधपुर के राजा बनते हैं तो मित्रों ध्यान रखिएगा, अबे सिंह का जो राज्य अभिषेक होता है वो कौन सी तिथि को होता है? अबे सिंह जी का जो राज्य अभिषेक होता है वो 2 जुलाई 1724 मेहरानगढ़ जोधपुर में होता। 2 जुलाई 1724 मेहरानगढ़, और मेहरानगढ़ बताओ कहां पर होता है? जोधपुर में। मित्रों मेहरानगढ़ जोधपुर में। अब आप कहेंगे कि आप तो कह रहे थे गुरुजी राज गद्दी एक दिन भी खाली नहीं रहती, अजीत सिंह का देहांत तो 23 जून को ही हो गया था और ये शासक बन रहे हैं 2 जुलाई को। मित्रों इनका जो जैसे ही अजीत सिंह जी की मृत्यु हुई थी ये जोधपुर आए थे, इनका केवल नाम मात्र का टिक्का किया गया था, इनको उत्तराधिकारी बना दिया था, ये गद्दी पर बैठ गए थे, लेकिन जो वास्तविक राज्याभिषेक की प्रक्रिया विधि विधान से पूरी होती है वो इनकी मित्रों जो राज्याभिषेक की प्रक्रिया होती है वो 2 जुलाई 1749 को होती है। मित्रों इनकी जो उपाधि है वो है राजेश्वर, राज राजेश्वर की उपाधि। और मित्रों इनकी जो उपाधि है इस उपाधि का नाम बताओ कौन सी उपाधि है? राज राजेश्वर की उपाधि। राज राजेश्वर की उपाधि किसकी है? अबे सिंह की उपाधि है। मित्रों अबे सिंह के काल में क्या क्या घटनाएं होगी उन घटनाओं के ऊपर अपन चर्चा करते हैं। अबे सिंह के काल में एक तो मित्रों खेजड़ली घटना होगी, ज्यादा इनके बारे में कुछ नहीं है, 3-4 इनके निर्माण कार्य देखेंगे। और एक इनके काल में खेजड़ली घटना 28 अगस्त 1730 को खेजड़ली गांव जोधपुर में होगी, जहां पर खेजड़ी की वृक्ष की रक्षा के लिए मित्रों कुल 363 लोग जो है वो वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। और एक इनके काल में मित्रों गंगावन का युद्ध होगा सवाई जयसिंह और इस अबे सिंह के बीच 1741 ईस्वी में, जिसमें सवाई जयसिंह विजय होंगे। अगर मैंने आपको चित्र शैली के समय बताया था कि गंगावन युद्ध का सजीव चित्रण किस चित्र शैली में हुआ है, तो गंगावन जो युद्ध है मित्रों उस गंगावन युद्ध का चित्रण बताओ कौन सी शैली में हुआ है? गंगावन युद्ध होगा तो अबे सिंह के काल में, अबे सिंह और जयपुर के शासक सवाई जयसिंह के मध्य होगा, जिसमें सवाई जयसिंह विजेता होंगे। लेकिन गंगावन के युद्ध का चित्रण अगर आपसे पूछा जाए किस चित्र शैली में हुआ, ऑप्शन ए जयपुर में, ऑप्शन बी जोधपुर में, से नागौर में, दे बीकानेर चित्र शैली में, तो ध्यान रखना जयपुर चित्र शैली में गंगावन युद्ध का चित्रण लालचंद नामक चित्रकार ने किया था। और गंगावन युद्ध के अलावा हाथियों की लड़ाई वगैरह इत्यादि का जो चित्रण किया जाता है वो भी बताओ किसके द्वारा किया जाता है? लालचंद के नामक चित्रकार द्वारा जयपुर चित्र शैली में किया जाता है। तो एक तो इनके शासनकाल में गंगावन का युद्ध होगा, एक इनके शासनकाल में मित्रों खेजड़ली घटना होगी, और 3-4 छोटे छोटे महल मालियों के निर्माण होंगे। उनके ऊपर दोस्तों अपन विस्तार से चर्चा करेंगे अपनी अगली क्लास में। अजीत सिंह तक की कहानी आप सभी के दिमाग में सेव होनी चाहिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, राम राम।